नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नया हफ्ता शुरू हुआ, रिजल्ट वही पुराना रहा। आज अमित शाह ने दलील दी, अमित शाह ने विरोधियों को डेयर भी किया, लेकिन विरोधियों ने कोई केयर नहीं दिखाई। बदले में एक नया फॉर्मूला शेयर जरूर कर दिया। पहली बार आप एक ऐसा चुनाव देखने जा रहे हैं जिसमें विरोधी दल के नेता मोदी मोदी ही कह रहे हैं, मोदी मोदी ही चिल्ला रहे हैं, मोदी मोदी ही गा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन चेक कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक, टीएमसी की ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक, हर जगह बस मोदी मोदी। अखिलेश, नीतीश, किसी की भी पार्टी के बयानों का आप मेल कीजिए, एक सिंगल फॉर्मूला निकलेगा, मोदी मोदी करो और मोदी से ही डरो। नरेंद्र मोदी को हराने का एक नया वनडे फॉर्मूला निकाला गया है। सुबह 10 बजे मीटिंग और मोदी मोदी वाली सेटिंग। कल सुबह 10 बजे फिर एक मीटिंग बुलाई गई है, फिर एक नया फॉर्मूला निकलेगा। इस बार ऐसा क्या नया किया जा रहा है जो 9 साल में इससे पहले मोदी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया गया? बिल्कुल नया पॉलिटिकल गेम है जिसमें गुगली भी है, बाउंसर भी है, और इसे पहली बॉल से समझते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नया वीडियो गेम लॉन्च हो गया है। मोदी को बदनाम करने के लिए नया ऑडियो गेम शुरू हुआ है। नया पोस्टर छपा है, नया अलायंस बना है। इस अलायंस ने जबरदस्त कोरियोग्राफी की है। सबको नया प्लाकार्ड पकड़ाकर मोदी हटाओ वाली ये कौन सी स्क्रिप्ट रेडी की है? इस नए ग्रुप को फिलहाल राहुल गांधी लीड नहीं कर रहे। इस ग्रुप में केजरीवाल का रोल कैसे बढ़ गया है? राहुल पीछे हुए तो ममता बनर्जी की टीम से कौन आगे आया है? 4 बड़े संकेत मिल चुके हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हेट टेप तैयार हो रहा है। नंबर 2, उस हेट टेप में एंटी मोदी बोल वाला रैप सॉन्ग बनाया जा रहा है। नंबर 3, राहुल करीब करीब रेस से बाहर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे आगे दिख रही है। और नंबर 4, ममता की पार्टी नंबर 2 पर आ गई है। राहुल की पार्टी पीछे खिसक गई है। अब आप कहेंगे ये उलटफेर कैसे? चलिए आपको इसको फ्रेम बाय फ्रेम समझाते हैं। और पूरा खेल समझने के लिए संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको लेकर चलते हैं। सदन में आओ। संसद शुरू होने से ठीक पहले मोदी को घेरने की स्ट्रैटेजी बनती है। फिर संसद के बाहर विपक्ष का पैदल मार्च होता है। कौन कहां बैठेगा यह पहले से तय होता है, और फिर कैमरा ऑन होते ही स्टंट शुरू हो जाता है। पहले सारे खाली हाथ दिखते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनके जमीन पर बैठने के साथ ही पीछे से सफेद रंग का पोस्टर आता है। अब देखिए सबसे पहले पोस्टर कौन पकड़ता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इंडिया वाला पोस्टर लेकर बैठते हैं। पीछे खड़गे कांग्रेस के दूसरे सांसद और टीएमसी वाले दिखते हैं और नारे एंटी मोदी लगते हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो मान मोदी सदन में आओ, सदन में आओ। ऐसा कोई पोस्टर नहीं जिसमें मणिपुर को मोदी से नहीं जोड़ा गया। ऐसा कोई बयान नहीं जिसमें प्रधानमंत्री का नाम न लिया गया। हर तीसरी लाइन में मोदी मोदी, बस यही किया गया। प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। इस देश का बेशर्म प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आपने सदन बनाया, वो सदन में आप बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन आप
इस सदन को मानते नहीं, डेमोक्रेसी को मानते नहीं, अपोजिशन को मानते नहीं। इस बार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर्स नहीं थे, विरोधी कलरफुल पोस्टर्स लेकर पहुंचे थे। और जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि हर पोस्टर में एक नाम कॉमन है और वो नाम है इंडिया। भारत वाला इंडिया नहीं, विपक्ष के अलायंस वाला इंडिया। कुछ समझ में आया आपको? हर चीज में इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है? जवाब यह है कि मोदी विरोधी 26 गुटों को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस इंडिया वर्सेस मोदी की फिक्र है। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। अब यहां 4 सवाल हैं। नंबर 1, क्या मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार सच में चर्चा से भाग रही है? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री संसद में बयान ही नहीं देना चाहते? नंबर 3, यह पूरा हंगामा सरकार करवा रही है या विपक्ष करा रहा है? और नंबर 4, क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आएगा? मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। इन चारों सवालों का जवाब यह है कि सरकार तो मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मोदी पर प्रहार के लिए पोस्टर वॉर पर आमादा है। सबूत आपके सामने है। गृह मंत्री ने बोलना शुरू किया नहीं कि इंडिया वाला पर्चा लेकर विपक्ष के नेता कैमरे के सामने कूदने लगे। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने जो हंगामा बरपा रखा है, इंडिया वाला जो पोस्टर कैमरे पर लहरा रखा है, उसकी एडवांस प्लानिंग शनिवार और रविवार को विरोधियों की मैराथन मीटिंग में ही हो चुकी थी। सोमवार का इंतजार था और जैसे ही 11 बजे लोकसभा में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। विपक्ष का यह पूरा बखेड़ा उस वक्त हो रहा है जब सरकार की तरफ से एक बार नहीं 2 बार कहा गया कि आइए सीरियस डिबेट करते हैं। रक्षा मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, सरकार के 2 सबसे बड़े मंत्रियों ने कहा कि चर्चा होगी, बैठिए तो सही। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की अपील के बावजूद विरोधी पीछे नहीं हट रहे। सवाल है क्यों? विरोधी ट्विटर पर मोदी जवाब दो, सदन में जवाब दो का शोर मचाते हैं। जयराम रमेश लंबा चौड़ा ट्विटर पोस्ट लिखते हैं, 7 लाइन में 3 बार अपने इंडिया वाले अलायंस का जिक्र करते हैं और टारगेट प्रधानमंत्री को करते हैं। मतलब साफ है कि मोदी विरोधी खेमा मणिपुर पर सीरियस डिबेट नहीं चाहता। उसका इरादा ही नॉन स्टॉप हंगामा करते रहना है। मोदी को बोलने ही नहीं देना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मोदी जवाब देंगे तो विरोधी सुन नहीं पाएंगे। बैठे तो सही, प्लीज बैठ। कांग्रेस इस मुद्दे को भड़का कर रखना चाहती है। अगले 200 दिन तक यही होना है, जब तक राहुल की संसद में वापसी नहीं होगी। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष
मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? रही बात केजरीवाल की पार्टी की, तो नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की आड़ में वो संसद को चलने नहीं दे रही। सवाल है कि रूल 267 क्यों मांग रही है? जवाब यह है कि आम आदमी पार्टी ऐसा करके वहां पहले से ही अपना वोट काउंट करवा लेना चाहती है। प्लान सिंपल है, मणिपुर पर वोटिंग हो जाए तो पता चल जाए कि सरकार कितने पानी में है, ताकि केजरीवाल अध्यादेश वाला जाल बिछा सके। इसी को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार तरीके से मोदी पर हमले हो रहे हैं। हर घंटे नए नए पोस्टर्स बन रहे हैं। देख लीजिए आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यह इकलौता ट्वीट नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी के विरोधियों ने आज पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की अति कर दी। क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं वायरल कराया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। क्या लिखा आपके सामने है। राज्यसभा में मोदी पर प्रहार के लिए संजय सिंह ने अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। सीधे वेल में पहुंचकर उंगली दिखाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जब उन्हें उनके व्यवहार के लिए पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित किया गया तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और यहां भी मोदी को ही कोसा, खुद भी बोला और अपने पार्टनर से भी बुलवाया। देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र में, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। हमारे एक महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। और अगर नहीं रिवोक करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप सारे ही विपक्ष के साथियों को सस्पेंड कर देंगे। फिर तो हम सभी को सस्पेंड कर दीजिए। राज्यसभा में हंगामा करने के लिए इंडिया अलायंस का एक सांसद सस्पेंड हुआ तो टीएमसी को बुरा लग गया। उनकी टाइमलाइन पर दिखा, मोदी ने संसद में सेंसरशिप लागू कर दी। मोदी ने संसद को डार्क चेंबर बना दिया। टीएमसी की इस स्ट्रैटेजी के पीछे भी एक वजह है। ममता की पार्टी चाहती है कि संसद में बंगाल का मुद्दा उठे ही ना, मणिपुर ही हावी रहे। इसीलिए शेमफुल वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर अटैक किया जा रहा है और ममता को क्लीन चिट दी जा रही है। राजस्थान की दलित बेटी बेटी नहीं है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है। 6 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। मोदी के खिलाफ परसेप्शन के इस लड़ाई में जैसे ही ममता और केजरीवाल की पार्टी ने लीड ली, वैसे ही राहुल की पार्टी पीछे छूटती दिखी। आनंद फानन में राहुल की टीम एक्टिव हुई। पहले डेमोक्रेसी जिप वाला टेक्स्ट चिपकाया, फिर पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कराया। उसके बाद तरह तरह का पजल फैलाया। कांग्रेस मोदी पर डेमोक्रेसी जिप का आरोप लगाती है, लेकिन राजस्थान में बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जब लाल डायरी दिखाते हैं तो कांग्रेस की सरकार के काले कारनामों की पोल खोलने की बात करते हैं। तो कांग्रेस के नेता उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और जब राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ऑन कैमरा बोलना शुरू करते हैं तो अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर बोलने के बजाय मोदी के परिवार को ही टारगेट करने लगते हैं। मोदी की दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं। जैसे ना मां हमारी पार्टी है, जो अपनी मां का नहीं मानता वो कभी किसी का नहीं मानता। आज अगर मैं जहां खड़ा हूं मैं अपनी मां की बदौलत खड़ा हूं। मेरी मां ने मेरे को शिक्षा दी है। कभी बाप गुरुद्वारा जब मंदिर बच्चे को लेकर नहीं जाता, मां जाती है। अगर अच्छी एजुकेशन मां देगी तो बच्चा तरक्की करेगा। अगर मां आप उसको गलत कामों से नहीं हटाएगी तो बच्चा प्राइम मिनिस्टर जैसा बढ़ेगा, जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति
ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं, बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। यानी पिछले कुछ दिनों से मोदी को हटाने के वास्ते मणिपुर के रास्ते 26 विरोधियों की टीम की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, बोली और बुलवाई जा रही हैं, वो सब एक प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा है और इसके पीछे 2024 वाला पॉलिटिकल किस्सा ही है। 24 जुलाई की ये तारीख याद रखिएगा। 24 में जब रिजल्ट आएगा तो 24 जुलाई का जिक्र भी बार बार आएगा। वक्त भी याद रखिएगा, सुबह 7 बजे जब एएसआई के 42 लोगों की टीम ज्ञानवापी के अंदर गई और सर्वे शुरू हुआ। काशी में सुबह जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन शाम के वक्त जो हुआ वो और बड़ा है। योगी आदित्यनाथ आज काशी क्यों गए? योगी को 24 के लिए मोदी से क्या मैसेज मिला? सावन का आज तीसरा सोमवार है, कल प्रयागराज में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष को सर्वे से डर क्यों लगता है? क्योंकि 2024 सामने दिखता है। अयोध्या अब बाकी नहीं है और काशी में झांकी दिखने लगी है। आगे की पिक्चर क्या होगी उसका पूर्वानुमान इस रिपोर्ट में देखिए। अगर औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा तो सर्वे में क्यों रोड़ा? अगर सच नहीं छिपाया तो मुस्लिम पक्ष को डर क्यों सताया? ज्ञानवापी की वैज्ञानिक पड़ताल फिर क्यों है बवाल? सामने आने दो ज्ञानवापी की सच्चाई, क्यों रोक रहे खुदाई? स्वास्तिक, त्रिशूल, कमल का फूल, घंटा, संस्कृत के श्लोक, शंक्वाकार शिखर, मगरमच्छ, शेर की आकृति। क्या आपने किसी भी मस्जिद में ऐसे प्रतीक देखे हैं? क्या किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में हिंदू धर्म के ऐसे चिन्ह देखे हैं? शुद्ध हिंदू प्रतीक ज्ञानवापी की दीवारों पर आज भी विद्यमान हैं। एएसआई की टीम ज्ञानवापी में घुसी तो इन प्रतीकों पर सबकी नजर टिक गई। सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, यानी लगभग 4 घंटे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ज्ञानवापी के अंदर रही। इन 4 घंटों में एएसआई के 42 एक्सपर्ट्स की टीम ने क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या नापा, क्या क्या रिकॉर्ड किया? बनारस कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ज्ञानवापी में घुसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे बाहर निकलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि ज्ञानवापी में कोई खुदाई नहीं हो रही। ज्ञानवापी में एक ईंट भी इधर से उधर नहीं की गई। मगर ज्ञानवापी के गेट पर एएसआई की टीम फावड़ा और टूल बॉक्स के साथ दिखी थी। तो सवाल है कि अंदर हुआ क्या? मुस्लिम पक्ष ने किस बात पर ऐतराज किया? एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में मिट्टी का सैंपल लिया। यह सैंपल ज्ञानवापी की नींव के पास से लिया गया। एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में लगे पत्थरों के भी सैंपल लिए। ये सैंपल सीढ़ियों के पास से लिए गए।
एएसआई की टीम ने इंच टेप लगाकर मस्जिद के अलग अलग हिस्सों की ऊंचाई नापी। ज्ञानवापी के 4 कोनों पर 4 कैमरे लगाकर दीवारों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। खास तौर से 3 थ्योरियां इस पर फेल हो जाएंगी। पहला, वो कहते हैं कि जो है ये हमारा वजू खाना है, वजू खाना भी फेल हो जाए वहाँ पर, इसलिए कि मात्र 75 साल हुआ वजू खाना को बने हुए। और इसकी अगर जो मंदिर के है जो दीवारें हैं, अगर आयु उसकी 2000 साल हो गई, अगर उसकी 5000 साल साबित हो गई है ना, तो दूसरा उनका ये है कि 8 अप्रैल 1669 यानी 353 साल हो गए मात्र जो है औरंगजेब की उस निर्माण किए हुए उस गुंबद को। तो यानी ये भी थ्योरी फेल हो गई कि जो हमारा जो मंदिर है, हमारा भव्य मंदिर है, वहाँ दिव्य मंदिर है, यह 2000 साल पुराना जो साबित हो रहा है, इसका मतलब यह 353 साल पुराना जो औरंगजेब की जो है फरमान से ढहा दिया गया, इसका मतलब उस समय हमारा भव्य मंदिर था। ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी की नींव, ज्ञानवापी के खंबे, ज्ञानवापी के गुंबद और ज्ञानवापी के तहखाने तक एएसआई की टीम पहुंच गई। फिर एक दरवाजा आ गया जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उस ताले की चाबी देने से इनकार कर दिया। दरवाजे के अंदर क्या है, दरवाजे के बाहर क्या है, दरवाजे के इस पार और दरवाजे के उस पार जो कुछ भी है उसी में ज्ञानवापी की सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 3 दिन की फौरी रोक लगाई है। अब फैसला हाई कोर्ट में होगा। पहले पूरे परिषद का मुआयना किया गया, उसके बाद फिर अलग अलग भागों में टीम बांटी गई, फोटोग्राफी की अलग, सफाई की अलग, और जो नाप लेना है वहाँ का माप लेना था, टीम बांटी गई। उसके बाद फिर शुरू किया गया, फिर बारी बारी से एक एक जगह अपना अलग अलग टीम हर तरफ बट गया था। उसके बाद शुरू हो गया, फोटोग्राफी हो रही थी, नाप लिया जा रहा था, गुंबद देखा गया, और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से शुरुआत की हुई थी, वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ था। फोटोग्राफी जो सिंगार मंडप है, भैरव मंडप है, गणेश मंडप है, वहाँ की पूरी फोटोग्राफी हुई है, वहाँ का नाप लिया गया है। साथ में वीडियोग्राफी भी हो रही थी, कैमरे लगे थे, सारे कैमरे से पूरी फोटोग्राफी ली जा रही थी, वीडियो हो रहा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सच्चाई छिपा रहा है। अगर छिपाने की नीयत न होती तो बनारस कोर्ट के आदेश पर हो रहा सर्वे पूरा होने दिया जाता। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खुदाई हो रही थी, तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे। खुदाई वहाँ जाके देखा जाए, खुदाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी। जो हरी हरी घासें लगी थी, जैसे चलने में दिक्कत हो रही थी, कीड़े मकोड़ों का भी डर था, तो ये हो रहा था कि इसको साफ कर करके नापा तोली हो जाए, बराबर से हो जाए, तो वो कर रहे थे। तो इसलिए उनको ऑब्जेक्शन तो करना नहीं चाहिए। वो बात बात में रोड़े हटका रहे हैं। और रोड़े क्यों अटका रहे हैं? जब सर्वे का होगा, एसआई जांच हो गई, तो आपको मिलकर हम लोग का साथ देना चाहिए और सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाए। अगर ज्ञानवापी सच में मस्जिद है जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा करता है, तो ये दावा भी तो सर्वे से ही पुख्ता होता है। मगर मुस्लिम पक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ सर्वे पर रोक लगाने की है। एएसआई ने ये किया कि इतनी जल्दीबाजी कर रहे थे ये कि इन्हें इतनी भी वो नहीं हुई कि कम से कम हमें इंटीमेट करते। हम लोगों को इंटीमेट नहीं किया। आदेश जो है माननीय जिला जज का ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष को, उन्होंने कहा था दोनों पक्ष को लेके चलिएगा, तो दूसरा पक्ष तो नदारा था, तो कोई मतलब नहीं था सर्वे का। अवशेष कभी कभी स्वयं बोलते हैं। फिर ये तो काशी का विशेष स्थान है। कंकड़ कंकड़ शंकर और गली गली महादेव वाली काशी की ज्ञानवापी में ये वो पश्चिमी दीवार है जो अपने मूल स्वरूप में आज भी मौजूद है। हिंदू पक्ष को सबसे ज्यादा सबूत यहीं दिखते हैं। घंटे, घड़ियाल और स्वास्तिक के निशान साफ साफ दिखते हैं। करीब जाने पर एएसआई टीम और पक्षकारों को यहां गणपति की छोटी प्रतिमा भी दिखी। इस दीवार से आगे बढ़ने पर श्रृंगार गौरी का पूजा स्थान है। ज्ञानवापी का एक सर्वे मई 2022 में भी हुआ था। उसी सर्वे में वजूखाना के अंदर से शिवलिंग निकला था। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्तियां, ओम की आकृति और कलश मिले थे। एएसआई की टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई।
मंदिर हमारा है। जब सच्चाई कब तक छुपा के रखोगे? उनको डर है ना कि कहीं मस्जिद हमारे यहाँ से, ये मस्जिद नहीं मस्जिद है, ये हमारा मंदिर है, ये महादेश्वर का मंदिर है, हम मंदिर पाके रहेंगे। पहले तो उन्होंने चाबी नहीं दी, सब भाग निकले। किसने चाबी नहीं? ये अंजुमन कमेटी वालों ने चाबी नहीं थे। वो लोग कोई नहीं था वहाँ पे, और एक खाली एक व्यक्ति था, उससे चाबी मांगी, उसने चाबी नहीं दी। फिर भी हमारा सर्वे अंदर से भी हुआ, बाहर से भी हुआ। कहाँ की नहीं? मस्जिद की दी नहीं, मस्जिद में एंटर करने के लिए नहीं दी। फिर कैसे मिली चाबी? चाबी नहीं मिली। जो उन्होंने एरिया अंदर से हम लोग जाना चाह रहे थे, वो एरिया बंद कर रखा था। बाकी अंदर के, बाहर से, पीछे से, सब तरह से, चारों तरफ कैमरे से लिया, हम लोग संतुष्ट है। मई 2022 में ज्ञानवापी का सर्वे कोर्ट कमिश्नर ने किया था। जुलाई 2023 का सर्वे एएसआई ने शुरू किया। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में भी बाधाएं आईं, कोर्ट की रोक लगी, फिर इजाजत मिली और सर्वे पूरा हुआ। एएसआई ने अभी 4 घंटे का सर्वे किया है और इस पर बुधवार शाम तक की रोक लगी है। एएसआई के सर्वे को साइंटिफिक सर्वे कहा जा रहा है। जानते हैं क्यों? 2000 की फोर्स लेकर सर्वे करने आई एएसआई की टीम में सिर्फ खुदाई करने वाले या नपाई करने वाले लोग नहीं होते। एएसआई में वैज्ञानिक और इतिहास की समझ रखने वाले लोग भी होते हैं। एएसआई के पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम यानी जीआरएस दोनों है। जीपीआर का इस्तेमाल पुरानी इमारतों और खंडहरों के सर्वेक्षण में होता है। जमीन के नीचे क्या है, तहखाने के भीतर क्या है, एएसआई के पास इसका पता लगाने की तकनीक है। अयोध्या याद कीजिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान की खुदाई से ही साइंटिफिक सबूत मिले, जिससे साबित हुआ कि वहां श्री राम का मंदिर ही था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिया था। काशी में बिल्कुल अयोध्या वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। साइंटिफिक सर्वे से सबूत मिलेंगे तभी यह साबित होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, जिसका एक हिस्सा तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। मुस्लिम पक्ष को इसी बात का डर है कि जिस तरह अयोध्या उनके हाथ से निकला, उसी तरह काशी उनके हाथ से न निकल जाए। हाँ, इसलिए लगाई है कि हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाई कोर्ट में प्राप्त है, उसको हम उसको अवेल करते हुए हाई कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई। काशी हिंदुस्तान के धार्मिक मानचित्र के केंद्र में है। काशी भारत के राजनीतिक मानचित्र के भी केंद्र में है। सावन के हर सोमवार योगी आदित्यनाथ का काशी आना और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करना व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है, तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है, तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूं। डिप्टी सीएम ने बयान दिया, सीएम खुद काशी पहुंच गए। बाबा की नगरी बम बम बोल रही है। काशी में जमीन समतल हो रही है। 24 में यहां से भव्य इमारत बनेगी, जिसमें 400 सीटें होंगी। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को साइंटिफिक सबूतों का ही इंतजार है, वरना ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाण तो पहले से मौजूद है। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का यह नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1822 में बनारस के चप्पे चप्पे का सर्वे किया था। यह नक्शा 1831 ईस्वी में लंदन से छपा। बनारस इलस्ट्रेटेड नामक किताब में जेम्स प्रिंसेप ने जो लिखा, उसके मुताबिक आदि विश्वेश्वर मंदिर अष्टमंडप था। उत्तर पश्चिम कोने पर तारकेश्वर मंदिर, उत्तर में दंडपाणी मंदिर, उत्तर पूर्वी कोने पर मानकेश्वर महादेव का मंदिर, पूर्व में शिव मंदिर, दक्षिण पूर्व में भैरव मंदिर, दक्षिण में द्वारपाल मंदिर, दक्षिण पश्चिम में गणेश मंदिर, पश्चिम में शिव मंदिर और 8 मंदिरों के बीच में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था।
इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट A.S. अल्टेकर की किताब स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है, ज्ञानवापी की नींव पर हिंदू पूजा करते थे, ज्ञानवापी के मंदिर होने की मान्यता है। दुनिया भर से भारत आने वाले ट्रैवलर्स ने अपनी ट्रैवल डायरी में ज्ञानवापी का जिक्र किया है। कई यात्रियों ने लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था और शिवलिंग का जल गंगा में गिरता था। शाहजहां के समय भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में बनारस यात्रा का वृत्तांत लिखा है। 1632 में बाबा विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा नहीं गया। पीटर मंडी की काशी यात्रा के 37 साल बाद औरंगजेब का शासन आया और विश्वेश्वर मंदिर को गिराने का फरमान जारी हुआ। हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में लिखा है, योष्टमूर्तिर्महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्यैषाम्बुमयी मूर्तिर्ज्ञानदा ज्ञानवापिका। ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही अमृत स्वरूप है। ज्ञान और वापी दोनों संस्कृत के शब्द हैं। ये न अरबी के हैं, न फारसी के हैं, न तुर्की के शब्द हैं, न उर्दू के शब्द हैं। हिंदू पक्ष कहता है ज्ञानवापी मंदिर ही है, मुस्लिम पक्ष कहता है ज्ञानवापी मस्जिद है। फैसला अदालत को करना है, सच तो सर्वे से ही बाहर आएगा। यूपी के बरेली शहर की बड़ी चर्चा है। वजह 4 है। सावन का सोमवार, मस्जिद के सामने तकरार, कांवड़ियों पर प्रहार और अलग अलग नैरेटिव समझाने वाले फैक्ट चेकर 2-4। पहला पत्थर किसने चलाया? क्या कांवड़ियों ने भस्म उड़ाया? क्या डीजे बजाया? मिनट भर में ऐसा क्या हुआ कि 350 पुलिस वालों को बुलाना पड़ गया? बरेली में पत्थर के पीछे किसका चेहरा है? क्या धर्म अभी भी किसी का मोहरा है? इशारे समझिए इस रिपोर्ट से। कल जहां कांवड़ियों पर पत्थर चले, आज वहां कांवड़ियों ने फिर से यात्रा निकाली। इस बार प्रशासन का बंदोबस्त पूरा था। बरेली के जोगी नवादा से कांवड़ियों का जत्था कल जल लेने के लिए कचला घाट जा रहा था। जब कांवड़ियों का यह दल जल लेने के लिए जा रहा था, तभी इन पर एक समुदाय के लोगों ने पत्थर फेंके। बरेली यूपी का सेंसिटिव जिला है, लेकिन प्रशासन ने रविवार को मामले को किसी तरह से शांत किया। आज सावन का तीसरा सोमवार है। कचला घाट से जो जल कांवड़ियों ने लाया था, उसे आज यानी सावन के तीसरे सोमवार को वनखंडी नाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती बहुत थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां कल पत्थर चले थे और मंदिर तक का पूरा इलाका 1 किलोमीटर है, यहां आज करीब 200 यूपी पुलिस के जवान, 150 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, 2 एडीएम, एसपी और 2 सीओ को तैनात किया गया था। इसके साथ ही कई इलाकों के थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। तब जाकर कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कल का विवाद ये था कि जब हम लोग यहाँ से कांवड़ यात्रा को लेकर के जा रहे थे, तो हम प्रशासन की कमी होने के कारण इन लोगों ने पहले से ही ये अपना मन बना रखा था, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम निकल के आया था उस्मान अलवी जी का निकल के आया, जो पूर्व पार्षद थे, जो इस बार किसी कारणवश नहीं जीत पाए। ये तो वही जनता की वजह थी जिनने नहीं जिताया, लेकिन उनने इस बात का जो हिसाब अपना चुकता करना चाहा, वो हम जनता से, हिंदू लोगों से निकालना चाहा। क्या पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी सबसे पहले जो सामने मस्जिद आपको दिख रही है, सहनूरी मस्जिद के ऊपर लोग पहले से घात लगाए बैठे थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हम लोग जो निकले थे, जिसमें काफी सारी महिलाएं और हम लोग। बताइए, कल मुस्लिम पक्ष का ये भी आरोप था कि जब लोग आप यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ राख फेंक रहे थे, उड़ा रहे थे, कुछ ऐसा? राख कुछ नहीं थी। हमारे पास पहले भभूति होती भोलेनाथ की, उसको हम लोग उनके खुशी में उसको उड़ाते हैं, फूल और भभूति को उड़ाते हैं। वो तो शिव भगवान का
मतलब जो है पूजा में भी यूज अच्छा, भस्म आप लोग भस्म उड़ा रहे थे मस्जिद की तरफ से, आप लोगों को कोई बोला कि नहीं ये मत फेंकिए आप मस्जिद में? किसी ने नहीं बोला था, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सीधा पत्थरबाजी, सीधा पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने जी। मस्जिद के गेट से ही थी वहाँ। हम वहाँ मौके पे मौजूद था और मेरे बेटे ने वीडियो बनाई है उसपे। पहली ईंट जो है मस्जिद के अंदर से ही आई, उसके बाद फिर इधर उधर से ईंटें आने लगी। ठीक है, तो हम लोग तो कभी कुछ आज के इंतजाम से खुश है? इंतजाम से अगर ये चूक जो कल हुई थी, अगर वो इंतजाम कल भी होता तो ये चूक नहीं होती और सारे लोग सफलतापूर्वक निकालते। कांवड़ियों की बात सुनी आपने, अब आपको उस इलाके में लेकर चलते हैं जहां कल पत्थर चले थे। उनका कहना है कि गलती कांवड़ियों की थी, वो राख यानी भस्म उड़ा रहे थे, मना करने पर नहीं माने, जिसकी वजह से पत्थर चले। राख फेंक रहे थे। कौन? यही कावड़िए राख फेंक रहे थे मस्जिद के पास में, तो मस्जिद के अंदर जा रही थी वो राख। तो वहाँ पे लौंडे कुछ खड़े हुए तो उन्होंने मना करा कि भाई यहाँ राखो मत फेंको, मगर ये लोग माने नहीं। फिर एक लड़के ने गिट्टी मार दी। कौन से? मस्जिद की तरफ से? मस्जिद की तरफ से। फिर इधर से उनके पास हमने खुद आंखते यहाँ देखा था बैठे, फिर इन्होंने पथरावबाजी करी। अच्छा, हाँ ये हुआ। कावड़िए पत्थर लेके चल रहे? हाँ साथ में थे। उन्होंने जब उनके कहने कहाँ से आए, जब साथ में नहीं होते तो उन्होंने वहीं से उठा के मारे धड़ाधड़। अच्छा, हाँ। कितनी देर तक चला ये हंगामा यहाँ पे? मुश्किल से 5 मिनट, बस ज्यादा नहीं हुआ। फिर समझौता कर दिया। अच्छा, हाँ कि आप लोग जाओ यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। पुलिस प्रशासन थी वहाँ पे? हाँ बिल्कुल ही, सब मौजूद थे, सब मौजूद थे। 2 दिन में इन तस्वीरों में काफी कुछ जोड़ा घटाया गया। पत्थरबाजी की तस्वीरों को वायरल किया गया। कांवड़िए आगे बढ़े या फिर पत्थरबाज उनकी तरफ बढ़े, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलील है। फिलहाल बरेली में शांति है। आज कांवड़ियों का जत्था उसी रूट से, उसी तरह से पुलिस सुरक्षा में गुजरा। सब जगह शांति रही, छतों पर पुलिस तैनात थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। कांवड़ियों का जत्था इस वक्त बरेली के शाहनूरी मस्जिद के ठीक सामने पहुंच गया है। पुलिस कर्मियों के द्वारा एक तरह से स्कॉट करके लाया जा रहा है। वो सामने का इलाका आप देख सकते हैं। तमाम जो कांवड़िए हैं जो पैदल चल रहे हैं वो आगे नाच रहे हैं ठीक मस्जिद के सामने। इसी मस्जिद के सामने कल जब इनका जत्था पहुंचा था तो फिर उसके बाद यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।